एक मामूली सा डॉक्यूमेंट्स जब हमको लोग नहीं दिला रहे तो हमारे साथ जो शोषण हुआ था उसका न्याय वो लोग कैसे दिलाएंगे, आप बताइए। आज आपके माध्यम से एक चीज बोलना चाहेंगे कि नेता का कोई लेवल नहीं होता, कोई योग्यता नहीं होती, वो बिक सकते हैं। लेकिन हम एसपी के पास गए, नौशाद सर के पास गए, कुमार सर के पास गए, अभी भी एसपी को हम एक लेटर दिए थे, हाल फिलहाल में भी मेरा शारीरिक शोषण हुआ है, तो वो लोग कोई संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं। और हम विधायक आलम के जो बेटे उनसे भी मिलके मदद मांगे थे, तनवीर आलम। हाँ, वो सुने बात, बोले थे कि बरहरवा में एक है बरकत भैया, वो मदद क्या करेंगे, फोन ही रिजेक्ट कॉल में डाल दिए। जब हम 2019 में लेटर दिए थे आवेदन, तब तो लोग कार्रवाई करते तो मेरे शरीर में जो पॉइजनस दिया गया था या मेडिकल टेस्ट में कुछ आता सर, 6 साल बाद तो कुछ आएगा नहीं। अब जेएमएम के लोगों को लाई, बीजेपी के लोगों को लाई, अब आप बोल रहे हैं कि आरएसएस के लोग भी इसमें इन्वॉल्व। हाँ, आरएसएस के लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि नहीं, मेरा किसी का साथ नहीं है। के बाद मेरा जो बरहरवा समाज था जहाँ से हम बिलोंग करते, वो हमको बहिष्कार कर दिया, ठीक है। मेरे परिवार के लोग, मेरे मामा बुआ जी, यहाँ तक कि मेरा सब जो अपना परिवार था वो सब हमको मतलब बोले कि घर का इज्जत चला गया, किसी से कोई रिश्ता नहीं है। जो जितना भी हम आगे बढ़ते उसको दबा दिया जाता। न्याय के लिए अगर नेशनल न्यूज चैनल जो है वो लोग अगर रिपोर्ट बनाए, सिर्फ मेरे केस को लेके नहीं, बल्कि जितना 6 साल प्रशासन ने लापरवाही किया विधायक के साथ मिलकर, अगर कोर्ट विधायक सब मिल जाए एक तरफ, एक लड़की कहाँ जाएगी। मोदी जी से हमको इसलिए मिलना चाह रहे थे कि हमको बताना चाह रहे थे कि आप आरएसएस से में सारी लोग निकल रहे हैं, करके खुले में घूम रहे हैं, ये जानकारी उनको देना जरूरी है, क्योंकि उनके कार्यकाल में मेरा शोषण हुआ। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि सब उनका बहुत नाम करते हैं कि सर ऐसे कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ये कर रहे वो कर रहे, और उनके रहते हुए हम देश में विस्थापन की जीवन जी रहे। मेरे न सर पे छत है, न पैर के नीचे जमीन है। आज हम एक ऐसी महिला की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम तो हम आपको नहीं बताएंगे और पहचान तो हरगिज नहीं बताएंगे। भारतीय कानून और सोशल मीडिया कानून के अंतर्गत इनका नाम पहचान सब कुछ छिपाएंगे, लेकिन इनकी पीड़ा, इनकी दर्द सब असली है। झारखंड की है और यहाँ पर महिलाओं के सम्मान की बात कही जाती है। मैया सम्मान योजना जैसी स्कीम चलाई जाती है, महिलाओं को 2500 रुपए भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाओं के सम्मान के साथ किस तरह से खिलवाड़ होता है, तार तार होता है। और ये जब गुहार लगाते हैं इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, तो कोई सुनने वाला नहीं होता है, क्योंकि यहाँ राज्य महिला आयोग जैसी संस्था भी निष्क्रिय है। ऐसी ही एक महिला साहिबगंज से चलकर रांची आई हुई है, इन्हीं से हम बात करेंगे और इनकी आप बीती जानने की कोशिश करेंगे। दीदी जोहार, आप साहिबगंज से रांची आई हैं जी। क्या वजह है, क्या परेशानी हो गई है? न्याय के लिए आए हैं सर। मतलब न्याय के लिए तो पुलिस है, कोर्ट है, फिर हमारे पास अब लगता है कि मीडिया अगर सामने नहीं आई तो हमको न्याय नहीं मिलेगा। हमारे केस में इतना अप्रोच लगाया गया केस को दबाने के लिए, 2019 से लेके अब 26 आने को है, तो इतना लंबा सफर में। हाँ, प्रशासन ने तो, साहिबगंज जिला का प्रशासन बहुत ही भ्रष्ट है, खासकर मेरे केस में, कि कभी सुना ही नहीं और ना अभी भी नहीं सुन रहा। अभी भी एक हाल में हम एक लेटर लिख के दिए थे 15 सितंबर को 2025 को, उस पर भी वो लोग नहीं सुनते हैं और तरह तरह से हिरास करते हैं। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मेरे पापा का पेंशन मिलने वाला था, जाके बोलते भी कि थोड़ा दिला दीजिए। जो मेरी बड़ी बहन जो आरोपी है कंचन साहब, उनके पास है, या उनकी स्कूल के सचिव है जो स्टेटमेंट दे सकते हैं, जिनके जरिए हमको पेंशन मिल सकता था, क्योंकि उनका वेतन ज्यादा है। तो थाना बहुत ही परेशानी में डाल के रखा है, मतलब बहुत ही ज्यादा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हम 14 अगस्त को गए थे इसी साल 2025 में, कि कुछ डॉक्यूमेंट्स लेना है। घर पे भी हम जा नहीं पाते, अपने घर में, घर छोड़ चुके हैं, तो हमको एक पुलिस कांस्टेबल दिया जाए कि हम अपना जो डॉक्यूमेंट्स लेके आ पाएंगे। तो थाना प्रभारी अंदर में ही थे, पर हमको झूठ बोला गया कि वो नहीं है। हम आधा 45 मिनट बैठे रहे,
तब वो बाहर निकल के गए, लेकिन फिर भी हमसे मिलना जरूरी नहीं समझे। इसका मतलब है सर कि कोई तुमको डिक्टेट कर रहा, वो तो इतने बुरे हो नहीं सकते कि कोई गया तो मिलेंगे नहीं। मतलब तरह तरह से हमें परेशानी में डाला जा रहा। वहाँ पटना चौक में शायद एसडीपीओ सर बैठते हैं, उनको बोले तो हमको ताना मारते हैं कि आपको पूरा फोर्स दे दें क्या घर जाने के लिए। थोड़ा तो आईक्यू यूज करते हैं कि एक लड़की क्यों अपने घर जाने से ही डर रही है और कांस्टेबल मांग रही है। पूछने के बजाय कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, वो हमको बोल रहे हैं कि हम ये कर दें, मतलब पूरा फोर्स दे दें क्या आपको, ऐसे वो ताना मारे। फिर हम एसपी जी को फोन किए थे, उस दिन भी किए थे। हम बोले थे कि हम लोग थाना में हमारा अधिकार है तो आते हैं, भीख मांगने तो आते नहीं है जो आप लोग ऐसे कर रहे हैं, और अगर नहीं आना है तो बोल दीजिए। तो फिर उस दिन अच्छे से एसपी बात किए थे, थाना प्रभारी हमको एक पुलिस कांस्टेबल भी दिए, हम घर जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे। लेकिन फिर हम एसपी को बोले, डीएसपी को जो पटना चौक में बैठते हैं एसडीपीओ सर, उनको बोले तो बोले पारिवारिक मैटर है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको उनका, मेरे पापा का पारिवारिक मैटर है नहीं, मतलब मेरे पापा का जो रेलवे का पीपीओ कार्ड है ना वगैरह, पेंशन मिलने वाला था, और मेरा सर कुछ भी नहीं है। हम बीमार चल रहे हैं दवा के लिए, ना घर है ना कुछ है, तो हम पेंशन चाह रहे थे कि हमको मिले, लेकिन मेरी तीनों सिस्टर हमको एनओसी नहीं दे रही है। तो वो जज अभी केट में, रांची हाई कोर्ट केट में केस चल रहा है, तो उसमें जज मांग रहे कि वो पीपीओ कार्ड चाहिए उनको, ठीक है, और स्टेटमेंट, उनको जो स्कूल बरहरवा सरस्वती विद्या मंदिर की टीचर है, वो स्टेटमेंट मांग रहे उसका सैलरी का, जो उनका स्कूल का सचिव दीना गुप्ता जो है वो दे सकता है, ये लोग देना नहीं चाह रहे। तो एसपी, अभी के जो एसपी है शायद अमित सर नाम है उनका, वो पहले भी बोले कि हम दिला देंगे, फिर हम फोन किए थे कल परसों, बोले दिला देंगे। हम जाते हैं बरहरवा, तबीयत खराब में भी पूरा तरह से तंग कर दिया जाता है, हमको परेशान कर दिया जाता है, लेकिन वो एक मामूली सा डॉक्यूमेंट्स जब हमको लोग नहीं दिला रहे, तो हमारे साथ जो शोषण हुआ था उसका न्याय वो लोग कैसे दिलाएंगे, आप बताइए। ये तो बहुत, मतलब हमको लगता है बहुत हाई प्रोफाइल के लोग हैं जो हमारे साथ जो घटना घटा है। किस तरह के हाई प्रोफाइल के लोग, कौन कौन रोक रहे हैं आपको इंसाफ दिलाने के लिए? ऑपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी, दोनों के नेता शामिल है। अच्छा। और हमको आज आपके माध्यम से एक चीज बोलना चाहेंगे कि नेता का कोई लेवल नहीं होता, कोई योग्यता नहीं होती, वो बिक सकते हैं, लेकिन हम एसपी के पास गए, नौशाद सर के पास गए, कुमार सर के पास गए, अभी भी एसपी को हम एक लेटर दिए थे, हाल फिलहाल में भी मेरा शारीरिक शोषण हुआ है, तो वो लोग कोई संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं, या इतनी मजबूरी है उनको कि नेता की बात को मानना पड़ता है अगर वो अपनी जगह सही है। इसका तो यही अर्थ निकलता है ना कि सारा साहेबगंज, हम 2019 से लेकर अभी 26 आने को है, लेकिन साहेबगंज जिला का कोई भी प्रशासन, थाना प्रभारी या जो है, यहाँ तक कि हम एक बार डीआईजी को फोन किए थे, उसके कहने पे भी थाना प्रभारी रामानुज सर थे 2019 या 20 के समय में, तब भी वो कार्रवाई नहीं किए थे। तो इतना हिम्मत, ऊपर तंत्र से ही लगता है सब भ्रष्ट है और नेता लोग भी भ्रष्ट है, नहीं तो उसको डर रहेगा ना अपना जॉब जाने का, वो लोग ऐसा क्यों करेंगे। डीआईजी फोन किए तो वो नहीं सुनते हैं, एसपी बोलते हैं तो थाना प्रभारी नहीं सुनता है। किसको बचाने की कोशिश हो रही है? इसमें मेरा मेन भाई है चचेरा दिनेश साहब, जो विजय हांसदा का बहुत ही करीबी मित्र है। विजय हांसदा जो जेएमएम के सांसद हैं। सांसद। अच्छा। और भी कई लोगों के जांच का विषय है, लेकिन वो है पूरी तरह से शामिल। तो जांच हुई? इतना पुराना मामला है। नहीं, एफआईआर दर्ज हुआ था, हाँ। पर केस दिनेश साहब जाके प्रशासन को बोल के क्लोज करवा दिया। उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद हम राष्ट्रीय महिला आयोग को लेटर लिखे थे, उनके कहने पे 18 मार्च 2024 को कंचन साहब, दिनेश कुमार, इसमें 2 दिनेश, एक मेरा चचेरा भाई है जो दिनेश साहब है, और एक जो शारीरिक शोषण किया था वो दिनेश कुमार है, जो सरस्वती विद्या मंदिर बरहरवा का ही टीचर है, और उत्तम भगत, तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था। तो जेएमएम के हैं वो हांसदा जी, हाँ, ठीक है। सत्ता पक्ष के, विपक्ष के कौन है? विपक्ष में तो उत्तम भगत भाजपा का प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुका था बरहरवा का, ठीक है, और अभी तक जहां तक है कि कमल भगत है, वो उसको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जब आपको, लेकिन हमको इतना तो पता है कि सब लोग भी बोलते हैं कि विजय हांसदा का पावर चूंकि दिल्ली तक है, तो शायद ये लोग, क्योंकि दिनेश जो मेरा चचेरा भाई है वो 2019 में भी हमको प्रशासन के पास मना कर रहा था कि तुम उत्तम के खिलाफ मत जाओ। उसकी क्या मंशा थी कि वो मना कर रहा था कि तुम मत जाओ।
और हम विधायक आलम के जो बेटे हैं, उनसे भी मिलके मदद मांगे थे। तनवीर आलम। हाँ, वो सुने बात, बोले थे कि बरहरवा में एक है बरकत भैया, वो मदद क्या करेंगे, फोन ही रिजेक्ट कॉल में डाल दिए, ब्लॉक मार दिए। हाँ, ब्लॉक कर दिए। जब यहाँ से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप आगे क्या किए? संघर्ष यहीं तक रुका कि आगे भी आप? नहीं, वो लोग जब केस को क्लोज कर दिए, एफआईआर दर्ज होने के बाद हम 164 का बयान दिए थे। उस समय हम देखे कोर्ट में, मेरे आयोजक थे आरपी यादव, वो पूरा पैसा किसी को दिए, पूरा खुले में। कोर्ट पूरा बिका हुआ है सर। पैसा? बहुत पैसा था मतलब। और शाम हो गया था, मेरे साथ एक लेडीज कांस्टेबल थी। 164 का बयान देते समय जज भी मेरे माइंड को बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। फिर जब हम ऑब्जेक्शन किए तो बोले कि नहीं नहीं, हम रोजा रखे हैं, बोल के थोड़ा ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद जब हम वहां से निकले तो लेडीज कांस्टेबल बहुत अच्छी थी, वो बोली कि चलिए 3 पहाड़ से हम लोग इंटरसिटी पकड़ लेंगे और मेरा बच्चा भी घर में। तो आरपी यादव के साथ 3-4 पुलिस और थे, एक भी लेडीज नहीं थी। मतलब वो तो मेरे साथ जो थे वो तो 3 पहाड़ जाना चाह रही थी, उनका घर वही था। वो बोले कि तुम अभी चलो मेडिकल टेस्ट के लिए। जब हम 2019 में लेटर दिए थे आवेदन, तब तो लोग कार्रवाई करते तो मेरे शरीर में जो पॉइजनस दिया गया था या मेडिकल टेस्ट में कुछ आता सर। 6 साल बाद तो कुछ आएगा नहीं। और शाम में हिम्मत देखिए, मतलब इतना कानून वहाँ का गंदा है कि एक लड़की को बोल रहा है, अगर हम 20-22 साल के रहते तो हम डर के चले जाते। हम गाड़ी देखे तो थोड़ा सहम भी गए कि 4-5 पूरा पुलिस है, एक भी लेडीज नहीं। हमको बोल रहा है कि तुम अभी चलो मेडिकल जांच के लिए। तो फिर हम तुरंत सुमित सर को फोन लगाए, थाना प्रभारी को। शायद उनके कहने पे वो लोग मान गया, तो हमको कह रहा है कि आप सिर्फ थाना प्रभारी का बात मानती हैं, इस तरह से बोल के फिर वो हमको मतलब छोड़ा। और हम इतना डर गए थे कि फिर वहां से फिर हम इंटरसिटी पकड़ के। तो आपको डराया धमकाया भी गया? हाँ, मेडिकल टेस्ट करो। मैंने उस समय जब एफआईआर दर्ज हुआ, मेडिकल टेस्ट करो, पता है कि इतने सालों के बाद मेडिकल टेस्ट में कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन बार बार एक ही चीज पे डाला जा रहा था जोर कि मेडिकल टेस्ट करो। और लास्ट में थाना प्रभारी भी यही बोले कि आपका मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, तो कोई हम लोग को मतलब सबूत नहीं मिला, तो हम लोग केस क्लोज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। केस क्लोज विजय हांसदा और ये दिनेश साव जो है, वो जाके प्रशासन को बोल के करवाया था सर। तो फिर संघर्ष आपका यहीं रुकता है कि आगे भी जारी रहता है? कहाँ कहाँ आप न्याय के लिए जाते हैं? नहीं, उसके बाद 24 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग 6 जिले में हमको भी बुलाई थी कि हमारा रिपोर्ट वो लोग नहीं सौंपे। इसी बात से तो क्लियर हो जा रहा है कि आप लोग कितना अनुसंधान मतलब निष्पक्ष किए थे। और ना कोई फोन आया। लेकिन हम पाकुड़ में रहते हैं, वहाँ का प्रशासन हमें लगता है कि बहुत अच्छा है, और वो लोग बहुत प्रयास करके हम तक पहुंचे थे और बहुत हेल्प भी किए कि आपको अगर जाने के लिए कोई भी तरह का सुविधा चाहिए तो हम लोग देंगे, आप जाइए। हम गए थे बरहरवा थाना से, हमारे आयो आरपी यादव भी नहीं आए, ना कोई सूचना आया। वहाँ पर ममता मैम थी, जिनके हस्बैंड विधायक है, सांसद है भाजपा पार्टी के। तो हमको भी लगा कि कुछ गलत है। वो कुछ कार्रवाई करने के बजाय ये बोली कि तुम कोर्ट चली जाओ। उनके रवैये से हमको थोड़ा शक हुआ था। बाद में पता चला कि आरएसएस के नेता और ये बरहरवा थाना से सब सेटिंग करके मतलब वो भी बिक चुकी थी ममता मैम। अब जेएमएम के लोगों को लाई, बीजेपी के लोगों को लाई, अब आप बोल रहे हैं कि आरएसएस के लोग भी इसमें इन्वॉल्व? हाँ, आरएसएस के लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि शुरू में भी जो एक काम हुआ ना, कंचन सरस्वती विद्या मंदिर की टीचर थी और इस सेक्स रैकेट का जड़ कहीं ना कहीं उस स्कूल से जुड़ा हुआ है सर, उसका लिंक, क्योंकि दोनों टीचर इस स्कूल के थे। और 2016 में जब हमको बहुत मतलब मार के घायल कर दी थी। मारपीट भी हुआ? हाँ, मैं बहुत मारा जाता था। अच्छा। बहुत मारपीट करती थी। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने इनर पॉलिटिक्स के लिए वो मेरी बात को सुना तक नहीं उन्होंने। हम गए थे, भाजपा के एक नेता बैद्यनाथ सिंह, उनके साथ गए थे। हम आते समय थाना भी जा रहे थे उस वक्त, लेकिन वो मना कर दिए क्योंकि पापा को दमा का बहुत दौरा चढ़ा हुआ था। तो बोले मत जाओ, घर का बात है, जाने दो। इस तरह से मतलब स्कूल देखिए ना, अभी जैसे उनके सचिव है, स्टेटमेंट नहीं दे रहे, उनका राइट बनता है कि वो दे लिख के, लेकिन नहीं दे रहे। और कहीं ना कहीं लिंक जुड़ा हुआ। उस समय जब हमें मारा जाता था ना, तो हम रांची के आरएसएस के भी नाम याद नहीं आ रहा, साहेबगंज के आरएसएस के नेता लोग को बोलते थे कि बरहरवा सरस्वती विद्या मंदिर की टीचर ऐसे ऐसे कर रही है ये लोग, लेकिन वो लोग कभी कुछ सुने ही नहीं। तो हम प्रधानमंत्री जी से मिलने सिर्फ इसलिए चाह रहे थे कि हम उनको बताना चाह रहे थे। पीएमओ भी आप गए थे? हाँ। किनसे मिले वहाँ? हमको लगा था दिल्ली जाके आसान हो जाएगा, हम सबसे मिल लेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल बहुत
ये था, वो बोले कि इतना आसान नहीं है मिलना, और बहुत सारे लोग ऐसे आपकी तरह मिलने के लिए खड़े हैं। तो हम बोले कि बहुत सारे लोग में एक दो इतने मजबूर होंगे कि उनको बहुत जरूरी होगा, आप मिलने दीजिए। तो बोले कि आप मेल करिएगा, और प्रधानमंत्री जी के लिए हम आवेदन दे के आए थे, वो अलग से लिखवाए थे मिलने के लिए, और एक अलग से आवेदन दिए थे सीबीआई जांच के लिए। तो सीबीआई जांच के लिए आवेदन मंजूर हुआ? नहीं, मंजूर उसका नहीं हुआ था, राजभाषा रांची में भेजे थे। अच्छा, डिप्टी सेक्रेटरी थे हसन बोल के। कहाँ से आया था ये चिट्ठी? ये प्रधानमंत्री के कार्यालय से आया उसमें था। क्या कहा गया था? जांच का कुछ आदेश था। अच्छा, वो है मेरे पास पेपर, लेकिन उसको क्लोज कर दिए वो लोग। उसमें नंबर था, हम फोन लगाए तो बोले बिना जांच का ही केस को क्लोज कर दिए। अच्छा। और गृह मंत्रालय गए थे तो हम बोले कि सर आखिरी उम्मीद लेके आए, हम इतने दूर कभी निकले भी नहीं थे। तो बोले कि सीबीआई जांच का आदेश हम लोग नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक पेपर दिए थे, वो बोले थे इसको लेके आप मुख्यमंत्री से मिलिएगा। तो सीबीआई जांच का आदेश वही दे सकते हैं। इंसाफ के लिए इतनी लंबी लड़ाई, इतने लंबे अरसे से आप लड़ रहे हैं, और रांची भी अकेले आए हैं। अकेले लड़ रहे हैं या फिर साथ किसी का मिलता है? नहीं, मेरा किसी का साथ नहीं है। के बाद मेरा जो बहरवा समाज था जहाँ से हम बिलोंग करते, वो हमको बहिष्कार कर दिया, ठीक है। मेरे परिवार के लोग, मेरे मामा बुआ जी, यहाँ तक कि मेरा सब जो अपना परिवार था, वो सब हमको मतलब बोले कि घर का इज्जत चला गया, किसी से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, पाकुड़ का धन्यवाद देते हैं कि वहाँ के कुछ लोग अभी भी हमको मदद कर रहे हैं, क्योंकि मेरा आय का भी कोई स्रोत नहीं है, हम बीमार चल रहे हैं। लेकिन वो लोग जरूरत पड़ने पे, कुछ लोग हैं, नाम नहीं बताना चाहेंगे, वो लोग हमको सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से हम आज मतलब खड़े हैं या जिंदा है, ये कह सकते हैं। तो रांची आई हैं, हमसे बात कर रही है, तो आप अब आगे क्या चाहती हैं हमसे, किस तरह का सहयोग चाहती हैं? हम चाहते हैं कि मेरे केस में मीडिया खुल कर आए, क्योंकि इसमें हाई प्रोफाइल के लोग हैं, जो जितना भी हम आगे बढ़ते उसको दबा दिया जाता। न्याय के लिए अगर नेशनल न्यूज चैनल जो है, वो लोग अगर रिपोर्ट बनाए, सिर्फ मेरे केस को लेके नहीं, बल्कि जितना 6 साल प्रशासन ने लापरवाही किया विधायक के साथ मिलकर, अगर कोर्ट विधायक सब मिल जाए एक तरफ, एक लड़की कहाँ जाएगी। और अभी तक वो, अभी भी एक लेटर हम दिए एसपी को, तो संज्ञान नहीं लिए हैं। इसका मतलब है कि हमको लगता है कि मीडिया का साथ हमको चाहिए। बिना मीडिया के साथ के हम ये लड़ाई, न्यायिक लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी कहानी सुन लिए हैं, उनसे क्या आप अपील करना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि जन समर्थन मिले, और जो बच्चों के साथ हुआ है, अगर कोई घटना घटा है तो उस बात को सामने लेकर आए। अगर हम सामने लेकर नहीं आते हैं ना, तभी अपराधी को लगता है कि वो बहुत मजबूत है। नहीं तो हम देखे हैं कि जब एक बार बीच में एफआईआर दर्ज कर भी रहे थे परसों सर, तो कैसे तीनों आरोपी कंचन साव, दिनेश कुमार, उत्तम भगत चिल्ला रहे थे कि लिखित कार्रवाई नहीं कीजिए सर। तो वो अंदर से काफी खुद डरा हुआ इंसान रहता है जो अपराध करता है, लेकिन हम आवाज नहीं उठाते, बोल के उनको समाज में फैलने का, फलने फूलने का मौका मिलता है। अगर वो लड़की हमारे साथ सामने आए कि जिनके साथ हुआ है या किसी तरह का शोषण हुआ है, जो डरती है कि कोई क्या बोलेगा, नहीं, आपका ही राइट है। और हमको लगता है कि सबको ही साथ छोड़ भी देना आपका, तो देश हमारा जो राष्ट्र है और हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, उसके का सारा है, हम लड़ भी सकते हैं और जी भी सकते हैं। राष्ट्र इतना कमजोर तो नहीं ना हुआ है सर। मानते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है, हमारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन यहीं पे बहुत पुलिस ऑफिसर ईमानदार होंगे, जो शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची है, तो आपके माध्यम से पहुंचेगा तो वो आगे आएंगे। या मोदी जी से हमको इसलिए मिलना चाह रहे थे कि हम उनको बताना चाह रहे थे कि आप आरएसएस से कारी लोग निकल रहे हैं, कार करके खुले में घूम रहे हैं, ये जानकारी उनको देना जरूरी है, क्योंकि उनके कार्यकाल में मेरा शोषण हुआ। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि सब उनका बहुत नाम करते हैं कि सर ऐसे कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ये कर रहे, वो कर रहे, और उनके रहते हुए हम देश में विस्थापन की जीवन जी रहे। मेरे न सर पे छत है, न पैर के नीचे जमीन है। और कुछ लोग अच्छे हैं भी, बुरे हैं तो, कि जैसे कि पाकुड़ के लोग हमारा साथ दे रहे हैं, वो कभी हमको नीचे नजर से नहीं देखते कि हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हमसे संबंध तोड़ दे, जैसे बड़हरवा के समाज ने किया। ऐसा नहीं था, हमारे खुद के परिवार ने हमारा साथ छोड़ दिया, और ऑनर किलिंग का धमकी देते हैं वो लोग। कई तरह के महिला संगठन होते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, कई संस्थाएं हैं, तो उन लोगों से संपर्क आप नहीं किए जो महिलाओं के हक और अधिकार की बात करते हैं? हमको नहीं लगता है कि सर मेरे केस में जितने हाई प्रोफाइल के लोग हैं, और जब राष्ट्रीय महिला आयोग जैसा सतत मेंबर बिक जाए,
तब और हम उम्मीद छोड़ चुके थे, इसीलिए मीडिया के पास है। अगर मीडिया इसको हमेशा कवरेज करते रहे, इस रिपोर्ट को लाते रहे और सारा चीज करे, तो हमको लगता है मेरे साथ साथ और भी जो भ्रष्टाचार हुआ है, बिका है जो हमारा खासकर साहेबगंज जिला में, वो सामने आ सकता है। इसी वजह से हम सुधीर सर से खासकर आज तक में मिलने भी गए थे, एक आवेदन दिए थे। हम चाहते थे कि अभी जो DD1 के न्यूज में है, चीफ एडिटर है, वो सामने लाए। राजनीतिक, सामाजिक और लड़कियों की सुरक्षा की बात होती है, तो ये बहुत गंभीर मामला है कि जो अपराध हुआ उससे भी ज्यादा गंभीर मामला है कि प्रशासन और विधायिका एक साथ मिल जाए, राष्ट्रीय महिला आयोग जैसा मेंबर बिक जाए, सिर्फ इसलिए कि उनके पति सांसद या विधायक थे भाजपा में, जो सुनने में आया कि अब नहीं रहे। तो ये सब बहुत गंभीर बात है। हम ये भी नहीं कहते कि वो लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन जब होता है किसी लड़की के साथ, उसमें राजनेता जुड़े रहते हैं, तब उसको किस तरह दबाया जाता है, इसका अनुभव हम किए। चलिए, ये एक अनुभव है और बहुत ही बुरा अनुभव है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। देश में महिलाओं को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, देवी करके पूजा जाता है, लेकिन ये झारखंड की बेटी की कहानी है। प्रशासन चुप है, राजनेता चुप है, कोर्ट भी इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाई है। साहिबगंज से लेकर रांची तक, रांची से लेकर दिल्ली तक इन्होंने अपनी आवाज उठाई है। जब कहीं से उम्मीद नहीं मिली इंसाफ की, तब अब मीडिया के सामने आई है। लोकल खबर है, लोकल मुद्दों की बात करते हैं। अब इस पूरे प्रकरण में आप इनके साथ किस तरह से हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी तरह की और भी कहानी आपके सामने लेकर आएंगे। जोहार।